बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, पहले तो एक अजीबो-गरीब फ़िज़ा है। मुझे आज एहसास हुआ है कितनी आसानी से अमेरिका का पैसा और अमेरिका की धमकी गद्दारों को इकट्ठे मिला लेती है। इसी वास्ते ये इस कौम की बदकिस्मती है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान बना है हमारे लीडर्स को खरीद के पहले कू के बाद आज तक उनको आदत हो गई है कि धमकी दो और पाकिस्तान के सियासतदान आपके नीचे झुक जाएंगे। आज भी वही मंजर हो रहा है इधर, तो ये एक अवेयरनेस है। दूसरी हैरानगी की बात है कि मौलाना साहब की पार्टी के जो शख्स थे आज बड़ी बात कर रहे हैं बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर की, पीपीपी की। 9 सितारे तो ये थे जिन्होंने जुडिशल मर्डर करवाया, ये वो 9 सितारे थे। मतलब मुफ्ती महमूद एंड को आज वो पार्टी देखें पैसे के ऊपर कैसे बदल गई है। तो ये मुझे बताएं, ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है इनका क्या नजरिया है, क्या मौकफ है सिवाय अमेरिका की गुलामी और पैसे का खेल? कोई बता दे। पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे एक दूसरे के, आज एक दूसरे को झप्पी पप्पी कर रहे। ये हाल है इनका। खुदा का खौफ करें, कोई अपनी सोच, अपनी आजादी रखे। शर्म की बात है। बहरहाल, और एक और बड़ी हैरानगी की बात है स्पीकर साहब, आपने इनको इनवाइट किया, हुकूमत ने इनको इनवाइट किया कि वो डॉक्यूमेंट आके देख लें, उस पर आप डिस्कशन कर लें। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनको पता है उसमें क्या लिखा हुआ है और ये उस साजिश का हिस्सा है। तो जब तक ये नहीं आएंगे ये बहाना बनाएंगे कि फेक डॉक्यूमेंट है। अगर फेक डॉक्यूमेंट है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, डीजीआई, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सारे बैठे थे अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या सबने इस फेक डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान लिया? आप सब पे ये तोहमत लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जितनी लीडरशिप थी स्टेट की, उसको आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट को सच्चा कह दिया। ओ भाई, जुर्रत करें, आके देख लो वो डॉक्यूमेंट इन कैमरा। लेकिन मुझे पता है आप क्यों नहीं आते, क्योंकि आप उस साजिश का हिस्सा है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और नो कॉन्फिडेंस वोट को जिताओ तो ऑल विल बी फॉरगिवन। व्हाट विल बी फॉरगिवन? कौन सा जुर्म पाकिस्तान ने किया है? आजाद ख्याल दिखाए, वी विल फॉरगिव यू। हु द हेल इज अमेरिका टू फॉरगिव अस? एंड फॉर व्हाट क्राइम? क्या किया है पाकिस्तान ने? प्राइम मिनिस्टर ने एक आजाद फॉरेन पॉलिसी दी तो अमेरिका हमें माफ नहीं करेगा, ये धमकी मिल रही है। खुदा के वास्ते कुछ शर्म करें। एक पाकिस्तानी हो के बजाय इसके कहना बेगर्स कैन बी चूजर्स। ओ भाई, आपका दिमाग है बेगर का, कौम बेगर नहीं है, कौम आजाद है। आप भीख मांगने वाले होंगे। और स्पीकर साहब, मैं जरा बताऊं आपको, स्पीकर साहब, अमेरिका की ये रवायत रही है, जो कमजोर मुल्क होगा जिसके लीडर्स बिकेंगे वो रिजीम चेंज मांगेंगे, जैसे अब मांग रहे हैं इन लोगों से फिर इनको पावर में लाने का। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन ये अमेरिका का पुराना तरीका है। 1953 में ईरान में कू किया, मुसद्दक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था उसको हटाया गया। ये बरतानिया और अमेरिका की साजिश थी और शाह ईरान को वापस आके तख्त पे बिठाया। सुएज कैनाल में डिबैकल हो गया, कोशिश की नासिर को हटाने की, वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं हटा। फिर इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, फिर अमेरिका और यूरोप ने जो हशर किया है नेशनलिस्ट मुस्लिम ममालिक का, इराक ले लें, लिबिया ले लें, क्या कहते सीरिया ले लें, हशर देखें क्या किया है। ये कोई नई चीज नहीं है। और ये तो और छोड़े,
100 साल 1898 से 1994 अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में 41 टाइम्स रिजीम चेंज करवाया है, हुकूमतें हटाई हैं, जमहूरी लीडर्स को, स्पीकर साहब, जमहूरी लीडर्स को या कत्ल कराया है या हटवाया है और डिक्टेटरशिप लाए हैं। ये अमेरिका का पुराना तरीक़ाकार है रिजीम चेंज का। अभी पिछले दिनों में बाइडन ने तुर्की को धमकी दी। बाइडन ने जाके एक तीसरे मुल्क में, पोलैंड में, कहा कि पुतिन को हटाओ, रूस में रिजीम चेंज लाओ। ये अमेरिका का तरीका है। तो जो धमकी हमें भी दी गई है, ये इसी मैसेज का है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर अमेरिका कहते हैं हमने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। मेरी बात सुने, एक मुल्क जो यूनाइटेड नेशन में जाके झूठ बोलता है पूरी दुनिया से इराक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे, कि इराक के पास वो हथियार हैं जो निकले नहीं, और फिर बाद में तस्लीम किया गया कि अमेरिका ने झूठ बोला है। ऐसे मुल्क का कहना कि हमने नहीं कुछ किया, कौन मानने के लिए तैयार है? पाकिस्तानी कौम नहीं मान सकती। रिजीम चेंज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और हमारे रूलर्स उनके साथ मुलव्वस होते रहे हैं। अब मैं उसी पे आती हूँ। एक हमारे लीडर ने अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे बड़े, एंड आई कोट, डीप सीटेड रिलेशंस विद द यूएस। तो मैं आपको, कौम को और आपको, असेंबली को बताना चाहती हूँ, क्या ये डीप सीटेड रिलेशंस हमारे थे अमेरिका के साथ? पहली चीज थी, अमेरिका ने, हमारे लीडर्स घसीटे गए सेंटों और सीटों में, मिलिट्री पैक्स अमेरिका के, जबकि अमेरिका ने आपको वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दी कि हम आपकी इमदाद नहीं करेंगे अगर आपके जंग हुई हिंदुस्तान से। उसके बावजूद हमें फंसा लिया अमेरिकनों ने। हमारे लीडर्स डॉलर्स के पीछे झुक गए अमेरिका के सामने, और क्या नतीजा हुआ? 1960 में अमेरिका का स्पाई प्लेन U2 उड़ा था, बड़ा बेर बेस, आप जानते होंगे बड़ा बेर को, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। आपने अमेरिका को ये बेस दी, उधर से उनका स्पाई प्लेन उड़ा, सोवियत यूनियन ने गिराया, गैरी पावर्स को अरेस्ट किया, और पाकिस्तान को सोवियत यूनियन ने धमकी दी कि हम आप पे अटैक करेंगे। तो स्पीकर साहब, शुरू दिन से आपकी जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थी वो एक तरफा थी। आप झुकते जाते थे, वो आप पे दबाव डालते जाते थे और ऊपर की लीडरशिप को पैसे बांटते जाते थे। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशंस विद द यूएस है। फिर आप देखें क्या किया। और अगर मैं आपको सबको सजेस्ट करती हूँ, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब पढ़ें, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसने कहा, पूरी हिस्ट्री दी हुई है पाकिस्तान की गुलामी अमेरिका के सामने, आप वो जरूर पढ़ें। उसमें अब आप देखें 1965 का पाकिस्तान इंडिया की वॉर, हम अमेरिका के हिमायती सेंटों सीटों में, हमें अमेरिका ने हथियार बेचे। 65 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक दिए ताकि हम इंडिया के साथ जंग ना लड़ सकें ज़्यादा देर। ये आपकी दोस्ती, डीप सीटेड रिलेशनशिप जो हमें बताई जाती है, वो है। फिर हमने चाइना की रिलेशनशिप डेवलप की, अमेरिका और चाइना के दरमियान, निक्सन के ज़माने में। उधर से आपको क्या मिला? कख नहीं मिला। 1974 में जब हिंदुस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस पर गुस्सा हिंदुस्तान पे नहीं, हम पे उतारा गया। सैंक्शंस अमेरिका ने उस वक्त हमें लगाए, बॉम्ब किसी और ने फाड़ा, मसारा हम पे गिरा, जो गुस्सा था अमेरिका का। ये सोचने वाली बात है, और अभी तक हम उनके हिमायती थे। ये हाल है एलाइज के साथ, डीप सीटेड यूएस रिलेशनशिप जो हमें कहा जा रहा है आजकल, ये हाल है उसका। फिर आप देखें 70s में क्या हुआ? सस्पेंशन, सैंक्शंस, ग्लेन सिमिंगटन ग्लेन अमेंडमेंट आई 1976 में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है हम सैंक्शंस लगाएंगे, और उन्हें लगा दिए। फिर क्या हुआ? जब सोवियत्स को हटाना था, अमेरिका ने कुछ दोस्ती कर ली, कुछ पैसे आपको दे दिए, आपने अपना पूरा मुल्क तबाह कर दिया।
मुजाहिदीन की और अमेरिका की जंग लड़के अफगानिस्तान में, ड्रग कल्चर, कलिश्निकोव कल्चर और मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए आपके मुल्क में। उधर तो जिनीवा अकॉर्ड हो गया, आपको भूल गए, आपके रेफ्यूजीज को भूल गए, अमेरिका छोड़ के चला गया। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, सोचने वाली बात है। मैं तो सवाल उठाती हूँ, ये किस तरह से आपके कई लीडर्स कह रहे हैं वी हैव ए डीप सीटेड रिलेशनशिप विद द यूएस, किधर है ये डीप? अच्छा, फिर सबसे इंटरेस्टिंग, हमने उनको पैसे दिए, मुफ्त नहीं ले रहे थे, F-16 जहाज, उन्होंने इनकार कर दिया, पैसे भी हमारे रख दिए। और 1989 में बुश सीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि हम आपको ये जहाज नहीं देंगे। $324.6 मिलियन हमने उन्हें दिए थे। अमेरिका ने क्या कहा, हम आपके ये पैसे वापस करते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, वीट और सोयाबीन आपको दे दी। $324.6 मिलियन की वीट और सोयाबीन आपको दे दी, ना जहाज मिले ना आपके पैसे वापस मिले। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशनशिप विद द यूएस है। अब आप देखें 2002 में मिलिट्री सैंक्शंस हट गई हिंदुस्तान पे, न्यूक्लियर की जो लगी थी, हम पे से नहीं हटी। हमें उन्होंने कहा, आप अभी कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कभी कोई बहाना, सैंक्शंस नहीं हटाई। फिर वॉर ऑन टेरर आ जाता है। वॉर ऑन टेरर पे जो हमारी जंग नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर सही कहता है, अमेरिका की जंग थी। और जब मुशर्रफ गया, उसके बाद दो हुकूमतें जो आई आपकी सिविलियन, 400 ड्रोन हमले हुए। स्पीकर साहब, 400 ड्रोन हमले हुए पीपीपी और नून की हुकूमतों के दौरान। हमारे पूरा फाटा का इलाका तबाह हुआ, हमारे इनोसेंट शहरियों को ट्राइबल एरिया में मारा गया, जनाजों पे ड्रोन अटैक हुए, शादियों पे ड्रोन अटैक हुए, मदरसों पे ड्रोन अटैक हुए। सिवाय इमरान खान के कोई और लीडर इधर से खड़ा हुआ जिसने उसको अपोज किया? किसी ने नहीं। बल्कि अगर आप अमेरिकन रेवले पढ़ें, जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, जरदारी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे सिविलियन मरते हैं ड्रोन अटैक में, आप करते जाएं ड्रोन अटैक। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और आपके लीडर्स की गुलामी अमेरिका के सामने। तो ये हमें जब कहते हैं ना डीप सीटेड रिलेशनशिप, ये डीप सीटेड सबसर्वियंस है। स्पीकर साहब, ये डीप सीटेड रिलेशनशिप जो है, ये डीप सीटेड सबसर्वियंस है। इसी वास्ते अमेरिका ने धमकी दी, ये पूरी साजिश की गई। जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, टाइमिंग आपने असद उमर ने बताई है किस तरीके से। 7 तारीख को एक आता है उधर से मीटिंग की डॉक्यूमेंट, और 8 तारीख को वो मोशन दाखिल करते हैं। ये लिंक हट नहीं सकता। ये वाज़े तौर पे अमेरिका और इन लोगों की साजिश है। और क्योंकि इसी वास्ते फिर शहबाज शरीफ खड़े होके कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। ओ भाई, यू मे बी अ बेगर, कौम नहीं है बेगर। आप जाके अमेरिका से बेगिंग करें, घुटने टेके अमेरिका के सामने, ये कौम नहीं मंजूर करेगी उसे। और एक और कुछ थोड़ी सी, अमेरिका ने जो हमारे साथ किया जरदारी साहब पीपीपी की हुकूमत में वॉर ऑन टेरर के दौरान, डू मोर का मंत्रा, हुसैन हकानी आया, मेमो गेट का किस्सा हुआ, जिधर हमारी लीडरशिप ने कहा हमें फौज से बचाओ, अमेरिका आके हमारी मदद करो, हमारी फौज से हमें बचाओ। ये ज़हनियत है इन लोगों की, ये ज़हनियत है कि अपनी फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। ये शेम ऑन देम, मैं कहती हूँ। और फिर हाल ये हुआ कि हुसैन हकानी ने जरदारी के थ्रू, हमारी एक पोजीशन थी IAEA में न्यूक्लियर सेफगार्ड्स पे, उन्होंने हमारी पोजीशन को बदलवाया। एक खत पहले गया जिसपे हमारी पोजीशन थी,
4 दिन के बाद वो खत बदलवाया गया और IAEA को कहा गया कि पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं, जो मर्जी एग्रीमेंट आप हिंदुस्तान से कर लें। हमारी न्यूक्लियर स्टांस भी ये बेच चुके थे। ये तो हाल है PPP की हुकूमत का उस वक्त का। आगे देखें, सवाल अब कुछ उठते हैं। कश्मीर को तो इन्होंने भूल दिया था, कश्मीर पे तो बात ही नहीं की। दोनों, ना PPP की हुकूमत ने ना नवाज की हुकूमत ने। वो तो अभी मैं आ रही हूँ उस पे, नवाज शरीफ के ताल्लुकात जो थे हिंदुस्तान के साथ। पहला प्राइम मिनिस्टर है जो हिंदुस्तान ऑफिशियल ट्रिप पे गया और APHC की कश्मीरी लीडरशिप से रिफ्यूज टू मीट दम। शर्मनाक बात, क्योंकि वो बिजी थे, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन से बिजनेस डील्स कर रहे थे प्राइवेटली, हालांकि ऑफिशियल विजिट पे गए थे। रिजीम चेंज का सवाल उठता है। एक सवाल आता है कि उस डॉक्यूमेंट में ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला अकेला था जो रूस की ट्रिप की, हालांकि सबको पता है, डॉक्यूमेंटेड है, कंसल्टेशंस हुई। तो सवाल उठता है, किसने ये इंप्रेशन दिया अमेरिका को कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट वाज अ सोल डिसीजन of the Prime Minister, not of the leadership and the state of Pakistan? किसने ये खबर दी? मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे ये पता है नवाज शरीफ हुसैन हक्कानी के बहुत से ताल्लुकात हुए, अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स डिफरेंट शहरों में जो हैं वो हमारी ऑपोजिशन लीडरशिप से बहुत दफ़ा मिले, हमारे डिसिडेंट से भी मिले। क्यों मिल रहे हैं डिसिडेंट से? ख़ास तौर पे जब ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन आ रहा है, सवाल उठता है क्या वजह थी। दूसरा सवाल जो उठता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि उसमें लिखा इम्प्रेशन ये है, एग्जैक्ट वर्ड्स में कोट नहीं कर सकती, कि हम अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होता है हम पाकिस्तान को फॉरगिव करेंगे। ये नहीं कहा कि हुकूमत आएगी नहीं, हम देखेंगे उनकी पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा बस इमरान खान को हटा दो, जो भी आएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और उनको पता था कौन आएगा, हमारे यही बेगर्स कांट बी चूजर्स जो इधर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम आपको फॉरगिव कर देंगे। तो मेरा सवाल है, क्या क्या कमिटमेंट्स, वो जो उधर बैठा हुआ है प्लेटलेट जिसके अब ठीक हो गए, या जो इधर बैठे, क्या क्या अश्योरेंसेस इन्होंने दी अमेरिका को, कि अमेरिका ने कह दिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सही हो जाए तो हम सब माफ़ कर देंगे। अव्वल तो माफ़ी के तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, क्या किस चीज़ की माफ़ी, लेकिन ये अश्योरेंस क्या क्या बेच के आए हैं मुल्क का, जो कि उन्होंने कहा बस सक्सीड हो जाए हम आपको माफ़ कर देंगे। सो इस वास्ते प्लीज़ ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो वजह देखते कि क्यों डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई जो आई, क्यों आई, इसने एग्जामिन क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। और मैं जो असद उमर साहब ने कहा, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशल कू है, उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है, इधर तक बताया है कि आप किस वक्त पे मीटिंग करेंगे, ये उनका है ही नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर परव्यू। ये जुडिशल कू जो है ना मुनासिब लफ्ज नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है, इट्स अ कू। उन्होंने पार्लियामान की अथॉरिटी खत्म कर दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म कर दी। और आपको पता है पार्लियामान में हमारा हक है, हम जो बोलते हैं हमारा हक है, और हम बोल सकते हैं, हर चीज पे बात कर सकते हैं स्पीकर साहब। तो अब मैं आती हूं उस पॉइंट पे, इलेक्शन कमीशन, वाह जी वाह, इलेक्शन कमीशन को क्यों बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ने? केस में तो उनका कोई नाम नहीं था, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस का इशू तो नहीं था, बुलाया गया। अब देखें ना, कनेक्ट द डॉट्स, साजिशें ऐसी नहीं होती, हर कनेक्शन ऑफ डॉट्स होती है। उधर इलेक्शन कमीशन कहता है हमें तो 7 महीने चाहिए। ओ भाई, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है कि 3 महीने में इलेक्शन करो, आप कैसे 7 महीने ले सकते हो? अगर आप काम नहीं कर सकते इस्तीफा दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है इलेक्शन कराए 3 महीने में। उसको किसने ये इजाजत दी? किस रूल के तहत उसने ये सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि हमें 7 महीने चाहिए? ये साजिश का हिस्सा नहीं स्पीकर साहब लग रहा, मुझे तो लग रहा है
ये वही साजिश है। हमने इलेक्शन नहीं कराने, ऑपोजिशन ने नहीं कराने, क्योंकि इन्होंने सारे जो हमने इलेक्टरल रिफॉर्म्स किए वो हटाना चाहते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन जो ईवीएम से होंगे वो नहीं कराना चाहते। कैसे वो करेंगे? जेरी मैंडरिंग और वोट थैलियां कैसे गायब होंगी, वोट्स कैसे गायब होंगे अगर ईवीएम इस्तेमाल हो गई? ओवरसीज पाकिस्तानीज का इनको पता है सपोर्ट किधर है, वो उनका वोट खत्म करना चाहते हैं। नैब करीब आती जा रही है, मसूद चपरासी के पैसों के बारे में केस आने वाला है, ये नैब को खत्म करना चाहते हैं, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं, जो कि अब टाइम आ गया है। तो मैं कौम से 2 सवाल करती हूँ, फिर खत्म करूंगी। पहला ये, मैं नहीं कह रही कौन गद्दार है, कौम फैसला करे। कौन सा सदर था जिसने मुंबई के बाद इंडिया को कहा कि मैं आईएसआई चीफ को हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार हूं? क्या ये गद्दारी नहीं है? किसने ये कहा था? किसने अपनी हुकूमत के दौरान खुलेआम छुट्टी सीआईए और ब्लैक वाटर या डायनाकोर को वीजे दिए? फॉरेन ऑफिस पिटता रह गया कि वीजास को करेक्टली देखो, उनकी वीजास को स्क्रूटनी करो। मैडम वाइंड अप कर ले प्लीज, बस इसके बाद आपको मौका दे। I am finishing. Let me finish. No, let me finish. जी Don't be stupid. जी प्लीज। मुझे मेरा ख्याल में इनको पता नहीं कि दुश्मनों के मुल्क में भी आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। आपको ये नहीं पता दुश्मन मुल्क में भी आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। स्पीकर साहब एक मिनट आप वाइंड अप इनको, मुझे लगता है स्पीकर साहब वाइंड अप करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब पहले तो मैं बता दूं कि हम दुश्मन मुल्कों में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। कुछ एजुकेट कर लें डिप्लोमेसी पे तो इनको समझ आ जाएगी बात। अब मैं बात वही गद्दारी की कर रही थी। किसने इजाज़त दी पूरे अमेरिका के CIA को, ब्लैक वाटर, डायनाकोर, सबको इस मुल्क में आने की? किसने दी? किसकी हुकूमत में हुआ? हुसैन हक्कानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कौन गद्दार है? कौन डिसाइड करे? और फिर मुझे आने दे, नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था क्या किया? अव्वल एक तो जो APHC को नहीं मिला, हिंदुस्तान गया। कारगिल जब हुआ, क्या हुआ? जब क्लिंटन से मिला नवाज शरीफ, क्लिंटन ने ब्रूस राइडल को बिठाया नोट टेकिंग के लिए, नवाज शरीफ ने नोट टेकर नहीं बिठाया ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो। विड्रॉल की एग्रीमेंट हुई फोर्सेस की, आप किसी फौजी से पूछ लें, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज के जो जवान मार्टर हुए हैं वो विड्रॉल में हुए हैं कारगिल से। थैंक यू। दिस इज अ फैक्ट। और ये किसके हाथों? ये खून है, ये खून नवाज शरीफ के हाथ में है। थैंक यू जी। खालिद मक्सी साहब सर, खालिद मक्सी साहब सर जी वाइंड अप कर ले मैडम, वाइंड अप कर ले मैडम शीर मिजारी, वाइंड अप कर ले, बहुत हो गया जी प्लीज। स्पीकर साहब आप तशरीफ रखिए प्लीज। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान का अजीत डोवल, उसको वीजा बगैर आप पाकिस्तान बुलाते हैं, अपनी शादियों में, पार्टीज में एंटरटेन करते हैं, और उस वक्त आपकी जंग चल रही है, कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और आप अजीत डोवल को एंटरटेन कर रहे हैं, मरी तक ले जा रहे हैं, अपने घर पे बुला रहे हैं। वो अपने ऑफिशियल्स के साथ आया, आपने एक ऑफिशियल नहीं बिठाया अपने साथ मीटिंग में भी। यानी कि ये कोई प्राइवेट गिव एंड टेक हो रही थी बिटवीन द देन प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन NSA। सोचने वाली बात है। फिर मेरा सवाल आता है, कौन डिसाइड करे कौन गद्दार है, कौन अमेरिका को बिका हुआ है, हिंदुस्तान को बिका हुआ है? ये हरकतें हुई हैं हमारे लोगों के साथ, और इतनी शर्मिंदगी की बात है जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, जो कि हमारी जंग नहीं थी, उसमें हमारे फौज को जो मिलिट्री इक्विपमेंट मिला, हम बेइज्जत हुए हैं उसमें भी। हर 6 महीने बाद अमेरिकन ऑडिटर्स भेजते थे
कि जी चेक करो किसी पाकिस्तानी ने नाइट विजन गॉगल से चोरी नहीं कर ली, एक एक गॉगल की गिनती होती थी। ये आपकी अमेरिका की दोस्ती है, ये आपकी अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशनशिप है माजरत के साथ, जिन्होंने भी ये फ्रेज यूज किया कुछ हफ्ते पहले कि वी हैव अ डीप सीटेड रिलेशनशिप विद द यूएस। मैंने आपको फैक्ट्स सामने रखे हैं। वी हैव नो डीप सीटेड रिलेशनशिप, वी हैव अ डीप सीटेड सबसर्वियंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी वास्ते ये डॉक्यूमेंट आया, इसी वास्ते हमें धमकी दी गई कि एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको हटाओ, रिजीम चेंज करो, एंड ऑल विल बी फॉरगिवन। वी विल बी फॉरगिवन for being independent. We will be forgiven because we have spoken on Islamophobia, because our Prime Minister has taken this position. We will be forgiven because now the new leadership will neither talk of Islamophobia nor will it talk about an independent relationship. सबसे पहले ये घुटने अमेरिका के सामने टेकेंगे क्योंकि ये इनकी कमिटमेंट है अमेरिका के साथ for regime change. ये regime change। थैंक यू मैडम, वाइंड अप कर, प्लीज वाइंड अप कर। माइक तो खोल दे, वाइंड अप कर ले। माइक तो खोल दे बस। स्पीकर साहब, ये साजिश है, पूरी कौम को पता है। मैंने कौम के सामने पूरे फैक्ट्स दिए हैं, मैं कोई जज्बाती नहीं कर रही, मैं फैक्ट्स दे रही हूँ, कौम से पूछ रही हूँ। ये आपके सामने हकायक है अमेरिका के और पाकिस्तान की रिलेशनशिप, जो बिकाऊ काम हुआ है पिछले सालों में, पिछली हुकूमतों में, जो अमेरिका के सामने घुटने टेके गए हैं। आप बताएं कौन गद्दार है, कौन खिलाफ है खुद मुख्तारी के, कौन खिलाफ है आज़ादी के, पाकिस्तान की आज़ादी के? कौन कह रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो वी मस्ट बेग बिफोर द यूएस? हम नहीं कह रहे, ना हमारी कौम चाहती है बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो बेगर्स बैठे हुए हैं, वो बेग सारी उम्र करते रहेंगे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। लेकिन अगर कोई समझता है ये साजिश नहीं है, मेरा ख्याल में नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मैं नमाज के लिए ब्रेक देता हूँ।